अनन्या को जब पता चला कि अभिनव भूखा है तो उसने अभिनव के लिए मेड को बोलकर खाना बनवा लिया। अभिनव जब खाना खाने नीचे पहुंचा तो उसके फोन पर चाहत का फोन आ गया। पीछे खड़ी अनन्या ने जब अभिनव के मुंह से चाहत का नाम सुना तो उससे जलन सी उठने लगी। भले ही वो अभिनव से प्यार नहीं करती थी, फिर भी अभिनव उसका पति था और वो चाहती थी कि चाहत भी इस चीज का ध्यान रखे। जो भी हो, लेकिन इस मामले में मुझे चाहत से बात करनी ही पड़ेगी, अनन्या ने अपने आप से कहा। अगले दिन सुबह अभिनव जल्दी उठ गया और सिंह परिवार के साथ नाश्ता करने के लिए बैठ गया। इससे पहले कि वो अपनी प्लेट उठाता, वो एक पल के लिए उस पूरे परिवार को देखने लगा। अनन्या भी अभिनव को देख रही थी। कल रात अभिनव ने उसके लिए जो किया था वो उसके जहन में अभी तक ताजा था। वो रात भर से कोशिश कर रही थी कि इस बारे में ना सोचे, लेकिन वो अपने आप को इस बारे में सोचने से रोक नहीं पा रही थी। जब शर्मिला ने अपनी बेटी को इस तरह से खोया खोया सा देखा तो वो बोली, क्या हुआ अनन्या, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। वो बात यह है कि इतने में अनन्या की छुरी जैसी तीखी नजरें सीधी सनी से जा मिली। सनी उसे देखकर ऐसे मुस्कुरा रहा था मानो वो अनन्या को चैलेंज कर रहा हो कि कल रात जो हुआ उसके बारे में वो सबको बता दे। इससे पहले कि अनन्या कुछ कहती, उधर से हरदेव ने कहा, तो तुम्हारी प्रोटॉन के साथ अपॉइंटमेंट कैसी रही? हरदेव का सवाल सुनते ही अनन्या जो कहने वाली थी वो कहते कहते रुक गई। ठीक थी। हमने ये डिसाइड किया कि हम अपनी तरफ से एक मॉडल तैयार करेंगे और मुझे लगता है कि इस काम के लिए चित्रा से बेस्ट कोई मॉडल नहीं हो सकती। चित्रा का नाम सुनते ही सनी के कान खड़े हो गए और उसने घूरते हुए अनन्या को देखा। अनन्या ने अपनी नजर फेर ली तो सनी ने कहा, तुमने मेरे बिना ये फैसला कैसे कर लिया? उसकी ऐसी गुस्से भरी आवाज सुनते ही हरदेव ने सनी को देखा। वो उसकी बात सुनकर कंफ्यूज हो गए और बोले, तुम्हारे बिना मतलब? तुम क्या कल मीटिंग में नहीं थे? तुम लोगों ने इस बारे में साथ में डिस्कशन नहीं किया? हरदेव का सवाल सुनते ही सनी ने एक गहरी सांस ली और बोला, टाइगर ने मुझे मीटिंग में बैठना अलाउ नहीं किया। रानी ने मुझे मीटिंग शुरू होने से पहले ही बाहर भिजवा दिया। ये सुनते ही अभिनव को हल्की सी हंसी आ गई, लेकिन हरदेव को ये बात पसंद नहीं आई। उसने कहा, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम इस चीज के लिए एक और मीटिंग करेंगे और उनसे इस बारे में बात करेंगे। राजीव ने हरदेव के जवाब में कहा, इतनी जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए पापा। अभिनव ने भी राजीव की बात में अपनी बात जोड़ते हुए कहा, हाँ, टाइगर कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। हम इतनी आसानी से ना तो उसकी बात टाल सकते हैं और ना ही उससे पंगा ले सकते हैं। उसकी बात सुनते ही ना जाने क्यों सब लोगों की नजरें अभिनव की तरफ घूम चुकी थी। अभिनव ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, मेरा मतलब है कि वो काफी पावरफुल है। ये सुनते ही शर्मिला मुस्कुराई और बोली, तुम जिंदगी में पहली बार कुछ सेंसिबल बात कर रहे हो पापा। मेरे हिसाब से ये सही कह रहा है। हमें टाइगर से बेकार में लड़ाई मोल नहीं लेनी चाहिए। अभिनव ने आगे कहा, हाँ, वरना उसकी नाराजगी हमें भारी पड़ सकती है। हरदेव ने उन सभी लोगों की बातों को सुना और फिर एक गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम लोग सही कह रहे हो। मैं फिर से सनी को एलएस कॉर्पोरेशन का सीईओ बना देता हूँ। उनके मुंह से ये बात सुनकर अनन्या के होश उड़ गए। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और उसने कहा, क्या? हाँ, वो पूरी कंपनी का क्रिएटिव प्रोजेक्ट मैनेजर रहेगा और अनन्या एलएन मटेरियल की सीईओ रहेगी। हम प्रेसिडेंट की पोस्ट को कैंसिल कर देंगे। हरदेव ने कहा। उनकी बात सुनकर ऐसा लग रहा था कि वो रात भर से यही सब सोच रहे थे। अनन्या को उनकी बात सुनकर अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अब उसे रह रहकर अभिनव की बात याद आ रही थी। अभिनव ने उसे वार्न किया था, लेकिन तब तो अनन्या के कानों पर जू तक नहीं रेंगी थी। अभिनव जो कुछ भी कहता था वो सब आखिरकार सच हो गया था। हरदेव सिंह सनी को ही फेवर करने में लगे हुए थे। थैंक यू सो मच दादू। सनी ने एक बड़ी सी मुस्कान के साथ पहले हरदेव और फिर अनन्या को देखते हुए कहा। अनन्या ने भी उसे एक पल के लिए गुस्से में देखा और बोली, ठीक है, लेकिन फिर भी हमारी मॉडल चित्रा ही होने वाली है। ये कहने वाली तुम कौन होती हो? प्रोजेक्ट मैनेजर मैं हूँ। मैं डिसाइड करूंगा कि कौन हमारे लिए बेस्ट होगा। इसके अलावा हमारे पास ऐसी और बहुत सी मॉडल्स हैं जो चित्रा से बेटर है, उससे ज्यादा एक्सपीरियंस और उससे ज्यादा पॉपुलर भी है। सनी ने अपनी तरफ से कहा। इस बात के जवाब में अनन्या ने शिकायत भरे लहजे में कहा, हाँ, लेकिन उनमें से कितनी ऐसी है जो हमारे प्रोडक्ट्स यूज करती है? एक भी नहीं। इसके अलावा अगर हम चित्रा को अपना मॉडल चुनते हैं तो लोगों को एक फ्रेश फेस मिलेगा और वैसे भी चित्रा लोगों को आराम से कन्विंस भी कर लेगी।
क्योंकि उसने ऑलरेडी हमारे प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। हाँ, अनन्या सही कह रही है। चित्रा अगर हमारे प्रोडक्ट्स यूज करती है तो हमें लोगों को कन्विंस करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। वो ये काम आराम से कर लेगी। और वैसे भी इंडिया में चित्रा का चाहे नाम ना हो, लेकिन वो जहाँ से भी आई है वहाँ की तो वो सुपर मॉडल ही थी। हरदेव ने अनन्या का समर्थन करते हुए कहा। सनी को हरदेव की ये बात अच्छी नहीं लगी। वो मन ही मन हरदेव को गाली दे रहा था, लेकिन ऊपर ऊपर से उसने कहा, ठीक है, लेकिन वो हमारी एम्बेसडर नहीं बनेगी। उसके लिए हम किसी और को ढूंढेंगे। ये सुनते ही फिर से अनन्या ने तपाक से जवाब दिया, मेरी दोस्त इस मामले में भी बाकियों से ज्यादा कैपेबल है, लेकिन तुम्हें ये सच डाइजेस्ट करने में दिक्कत होगी ना। देखो, मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। जो कुछ भी कर रहा हूँ प्रोजेक्ट की भलाई के लिए कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ हमारे लिए बेस्ट क्या हो सकता है। सनी ने कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे, पर क्या हम लोग अटायर पिक करने वाले हैं? अगर हाँ, तो अभी जाकर देवेन से मिलो और इस बारे में बात करो, ताकि हम आज से शूट शुरू कर सके। अनन्या ने जवाब में कहा। सनी ने उसकी बात पर नजर चुराई और बोला, देवेन देश छोड़कर जा चुका है। क्या मतलब छोड़कर जा चुका है? हरदेव ने सनी की तरफ देखते हुए पूछा। उन्हें सनी की ये बात बड़ी अजीब लगी। सनी ने कहा, हाँ, उसने कंपनी बेच दी है और वो यहाँ से चला गया। मुझे भी इस बारे में काफी वक्त के बाद पता चला। सनी ने अभिनव की तरफ देखते हुए कहा। अभिनव सनी को देख रहा था। कुछ सेकंड्स के लिए उन दोनों की आंखें बस एक दूसरे को देखे जा रही थी। सनी की आंखों में एक तरह की चालबाजी छुपी हुई थी। वो अपनी आंखों के जरिए अभिनव से कुछ ऐसा कहना चाहता था जिसका बहुत गहरा मतलब हो। अभिनव भी उसकी आंखें देखकर समझ गया था कि सनी के पास कोई तो ठोस खबर थी। इतने में राजीव ने कहा, मुझे नहीं लगता कंपनी का नया मालिक उसे वैसे ही चला पाएगा जैसे देवेन चलाया करता था। अनन्या ने जवाब में कहा, मुझे लगता है कि हमें प्रोटोन को ही कॉस्ट्यूम्स हैंडल करने के लिए कह देना चाहिए। वो लोग इतने सालों से एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, उनके पास जरूर ब्रांड्स होंगे। सनी ने अनन्या की बात पर हाँ में सिर हिलाया और बोला, मुझे कोई इशू नहीं है। इतना कहते ही सनी डाइनिंग टेबल से उठ गया। सब लोग अपनी अपनी जगह से उठे और काम पर जाने के लिए रवाना होने लगे। लेकिन अनन्या आज इतनी जल्दी काम पर नहीं जाने वाली थी। वो ऑफिस जाने से पहले चाहत से मिलना चाहती थी और उससे बात करना चाहती थी। वैसे भी दोनों को अकेले मिले हुए बहुत वक्त गुजर गया था। अनन्या को नहीं पता था कि वो चाहत को क्यों इग्नोर कर रही थी। हालांकि उसे खुद इस बात का एहसास तब हुआ जब उसे अभिनव और चाहत के बीच नजदीकियां बढ़ती हुई नजर आने लगी। इस कारण से ना जाने क्यों अनन्या को काफी बुरा भी लग रहा था। उधर जब अनन्या ये सब सोच रही थी तो इधर चाहत अपने कैबिन में बैठी एक फाइल देख रही थी। ठीक उसी वक्त उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। चाहत ने कहा, कम इन। उधर से दरवाजा खुला और अनन्या उसके कैबिन में दाखिल होते हुए बोली, गुड मॉर्निंग चाहत। चाहत अनन्या को इस वक्त अपने ऑफिस में देखकर हैरान हो गई। उसने अनन्या को एक पल के लिए देखा और बोली, गुड मॉर्निंग अनन्या, कैसी हो? और पहले तो ये बता कि तू इतने टाइम से कहाँ गायब थी? कहीं नहीं, यही हूँ, बस थोड़ा काम रहता है तो उसमें बिजी थी। अच्छा, चल बता तो, आज फुर्सत से आई है या आज भी किसी काम से ही? चाहत ने मुस्कुराते हुए पूछा और अनन्या को बैठने के लिए कुर्सी ऑफर की। मुझे अपनी दोस्त से मिलने के लिए भी कोई काम निकालना पड़ेगा क्या? जवाब में अनन्या ने कहा और बैठ गई। ये सुनते ही चाहत के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, क्या हम अभी दोस्त हैं? अनन्या को इतने ईमानदार सवाल की उम्मीद नहीं थी। उसने अपना गला साफ करते हुए कहा, तुम क्यों ऐसा सोच रही हो कि हम दोस्त नहीं हैं? ये सुनते ही चाहत ने एक गहरी सांस ली और बोली, मैंने सुना है कि चित्रा वापस आ गई है। उसे आए हुए इतना टाइम हो गया और फिर भी तुम लोग एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आए। हाँ, एक्चुअली मैं भी यही सोच रही थी और तुमसे इसी बारे में बात करनी आई थी। क्यों ना हम लोग आज शाम कहीं हैंग आउट करें, क्या कहती हो? अनन्या ने चाहत की शिकायतों को दूर करने के लिए उसे ऑफर देते हुए कहा। चाहत ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों के बीच एक खामोशी छा गई थी। अनन्या चाहत को देख तो रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे की बात कैसे शुरू करे। ऐसे में उसने एक गहरी सांस ली और बोली, वैसे मुझे भी तुमसे एक शिकायत है। जब से मेरी शादी हुई है तब से तुम्हें मेरे पति से मिलने के लिए तो टाइम मिल जाता है, लेकिन मुझसे मिलने के लिए कभी टाइम नहीं मिलता। तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? उसका सवाल सुनते ही चाहत को हंसी आ गई और उसने कहा, क्यों?
हम दोनों के मिलने की वजह से तुम डिस्टर्ब हो रही हो क्या? जहाँ तक मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम्हें तो इस चीज की परवाह भी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्यों नहीं होनी चाहिए मुझे परवाह? वो मेरा पति है, शादी हुई हम दोनों की। हाँ हाँ मालूम है, लेकिन तुम उसे कहाँ पति मानती हो? न ही उसके साथ पतियों जैसा क्या, तुम तो उसके साथ इंसानों जैसा व्यवहार भी नहीं करती हो। तो फिर तुम उसे लेकर इतनी परेशान क्यों हो रही हो? यह सुनते ही अनन्या को झटका सा लगा, लेकिन उसने अपने आप को शांत रखा और बोली, हाँ, लेकिन तब भी वो मेरा पति है और तुम उसे मुझसे यूं छीन कर नहीं ले जा सकती। यह सुनते ही चाहत ने अनन्या को एक पल के लिए देखा और बोली, मैं क्यों नहीं ले जा सकती? ये बात सुनते ही अनन्या के गाल गुस्से से लाल हो गए थे। उसे जो शक था वो अब सच में बदलता दिख रहा था। अनन्या ने कहा, ठीक है, तो फिर शाम को मिलते हैं। मैं तुम्हें लोकेशन शेयर कर दूंगी। इतना कहते ही अनन्या अपनी जगह से उठी और चाहत के कैबिन से बाहर निकल गई। वो गुस्से में बुरी तरह से तमतमा रही थी। उधर जब अनन्या चाहत के ऑफिस से निकल चुकी थी, तब इधर अभिनव भी गाड़ी लेकर डॉन के घर के बाहर पहुंच चुका था। उसने देखा कि डॉन और रंजन उसके इंतजार में पहले से ही बाहर खड़े थे। गुड आफ्टरनून बॉस, उन दोनों ने साथ में एक सुर में कहा। अभिनव ने उनके लिए गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। डॉन आगे वाली सीट पर बैठा और रंजन पीछे वाली पर। अभिनव ने गाड़ी आगे बढ़ाना शुरू कर दी। अभिनव डॉन के घर के सामने रुका ही था कि डॉन और रंजन गाड़ी में आकर बैठ चुके थे। डॉन आगे की सीट पर बैठ गया और रंजन ने पीछे की सीट ले ली थी। क्या मैं गाड़ी चलाऊं बॉस? रंजन ने पूछा। अभिनव ने ना में सिर हिलाया और इतनी तेजी से गाड़ी मोड़ी कि रंजन का सिर आगे की सीट से लगभग टकरा ही गया था। अरे बॉस आराम से, सीट बेल्ट क्यों होती है, लगाओ ना उसे। अभिनव बुदबुदाया। वो असल में लक्ष्य से मिलने की जल्दी में था। लक्ष्य ने एक दिन पहले ही मैसेज भेजा था। उससे अभिनव को ये समझ आ गया था कि उन दोनों के पास कोई भी बात करने के लिए सिर्फ कुछ ही मिनट्स होंगे, इसीलिए अपने समय का वो एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करना चाहता था। तुम्हारे पास कोई खबर है डॉन? अभिनव ने एक पल डॉन की ओर देखकर पूछा। मेरे पास एक्चुअली एक अच्छी खबर भी है और एक बुरी खबर भी। आप पहले कौन सी सुनना चाहोगे? डॉन ने फीकी सी मुस्कान देकर कहा, पहले अच्छी खबर आनी चाहिए, बोलो, और शॉर्ट में बताना, बकवास नहीं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अरबाज का परिवार शहर में नहीं है। ज्यादातर लोगों को तो ये भी लगता है कि उसका कोई परिवार ही नहीं है, लेकिन डॉन एक्साइटेड होते बोला, मुझे भनक लग गई है कि उसका भी परिवार है। वो बस उन्हें अपने गंदे धंधे से दूर रखने की कोशिश कर रहा है। हाँ, रंजन ने भी डॉन की बात में हामी भरते हुए कहा, मुझे भी एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि इस महीने उससे कोई मिलने आया था, लेकिन फिर उन्हें तुरंत शहर छोड़कर जाना भी पड़ा। मुझे लगता है कि अरबाज ने ही उसे शहर छोड़ने पर मजबूर किया होगा। उसे डर होगा कि दूसरों को उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ पता ना चले। अभिनव ने धीरे से अपना सिर हिलाया। एक ऐसा इंसान जो दूसरे के परिवार को बंधक बनाकर रखता है, उसे रात में इसी चीज की तो बेचैनी होती है कि उसका खुद का परिवार सेफ होगा या नहीं। यही खेल है कर्म का। अभिनव ने अब गाड़ी एक सुनसान सड़क पर मोड़ ली और फिर डॉन की ओर देखकर उसे इशारा किया आगे की बात बताने का। डॉन ने सांस छोड़ी और कहा, बुरी खबर यह है कि हमें उन परिवारों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। वो लोग मानो दुनिया से गायब ही हो चुके हैं। आप कहो तो कोई चारा डालकर उन्हें बाहर निकाल ले बॉस, लेकिन इस तरह के प्लान में बहुत ज्यादा रिस्क है। अभिनव ने उसकी ओर देखकर सिर हिलाया और फिर वो एक पल के लिए सोच में पड़ गया और उसने कहा, कोई ऐसा अड्डा जो अरबाज का हो? हाँ, रंजन ने तुरंत जवाब दिया। अरबाज अपने घर के बेसमेंट में सौदे करता है। हो सकता है सौदे के अलावा वहाँ और भी बहुत सारी हरकतें होती हो। बढ़िया, उस जगह को चेक करने जाएंगे फिर हम, अभिनव ने कॉन्फिडेंट होते हुए कहा। डॉन और रंजन ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर डॉन बोलने लगा, लेकिन बॉस, उसका परिवार तो ऑलरेडी आउट ऑफ इंडिया है, वो बेसमेंट में थोड़ी ना होंगे। अभिनव ने डॉन की बात खत्म होते ही अचानक एक खुले मैदान में गाड़ी रोक दी और फिर डॉन की ओर घूरते हुए कहा, हम अरबाज के परिवार को नहीं ढूंढ रहे, हम लक्ष्य के परिवार को ढूंढ रहे हैं डॉन। जी बॉस, लेकिन हम ऐसी जगह आकर क्यों रुक गए? रंजन ने अपने आसपास देखकर हैरान होकर पूछा। वेल, हमें जहां आना था हम वहां आ चुके हैं रंजन, अभिनव ने हल्के से कंधे उचकाए और कहा। रंजन और डॉन कंफ्यूजन में एक दूसरे को देख ही रहे थे कि तभी अचानक पीछे की सीट का दरवाजा खुला और एक आदमी अंदर आकर बैठ गया। प्लीज गाड़ी चलाते रहिए, रोकिए मत। अभिनव ने गाड़ी स्टार्ट की और वो गाड़ी को उस जगह से
तब तक फुल स्पीड में निकालता रहा जब तक वो फिर से सुरक्षित जगह पर नहीं पहुंच गए थे। हम यहाँ लक्ष्य के लिए आए थे ना? रंजन ने अपने पास बैठे आदमी को देखकर हैरानी से पूछा। और नहीं तो क्या, ऐसी सुनसान जगह पर कोई पिकनिक मनाने तो नहीं आएगा ना? अभिनव ने कहा और फिर अपना रियर मिरर एडजस्ट करते हुए लक्ष्य की शक्ल देखी। कैसे हो लक्ष्य? मैं ठीक हूँ सर, बस एक बात बतानी थी आपको। मुझे पता चला है कि कल अरबाज और दिक्पाल की मीटिंग क्यों हुई थी। लक्ष्य ने थोड़ा घबराते हुए कहा। वो अभी भी इधर उधर देखे जा रहा था, इस डर से कि कहीं उसे किसी ने देख न लिया हो। इसी वक्त डॉन चिल्ला उठा। क्या? अरबाज दिक्पाल से मिला था? हाँ, लक्ष्य ने सिर हिलाते हुए कहा। दिक्पाल पहले भी टाइगर सर का दुश्मन था और आज भी है, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा खुश भी है क्योंकि उसे जल्द ही टाइगर की कमजोर नस का भी पता चल जाएगा। लक्ष्य ने अपना थूक निगलते हुए कहा। यह कहते हुए वो बहुत घबरा रहा था। पूरे देश में किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो टाइगर और कमजोरी जैसे दो शब्दों को एक साथ जोड़कर कहे। इसीलिए लक्ष्य को काफी डर भी लग रहा था। अभिनव ने उसकी बात पर सिर हिलाया और शीशे में से नजर हटा ली। मुझे पता था कि ऐसा ही होगा, इसलिए ज्यादा शौक होने वाली बात नहीं है। अरबाज ने उसे पहले ही बता दिया था कि उसने आपको देखा है और फिर उसने दिक्पाल के साथ एक डील भी कर ली थी। हालांकि मुझे ये तो पता नहीं चला कि वो डील किस बारे में थी, लेकिन इतना तो कह सकता हूँ कि सर, अरबाज आपके लिए जाल बिछाने की पूरी प्लानिंग में है। लक्ष्य ने नजर झुकाते हुए बात खत्म की। जहाँ सभी लोग उसे देख रहे थे, वो किसी से भी आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। अभिनव ने एक पल के लिए सोचा और फिर गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है लक्ष्य, शुक्रिया। अगर तुम्हारे पास और इन्फॉर्मेशन हो तो बताने से हिचकिचाना मत। ये सुनकर लक्ष्य ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वो गाड़ी से उतरने के लिए दरवाजा खोलने ही वाला था कि तभी उसके हाव भाव बदल गए और उसने अभिनव की तरफ देखा। निहारिका के बारे में क्या हुआ सर? अभिनव ने अपनी भौहें उठाई। निहारिका? मेरी बीवी निहारिका और मेरी बेटी बिंदु, उसने धीमी आवाज में उदासी से कहा। उनके बारे में कुछ पता चला? लक्ष्य की आंखों में आशा थी और अभिनव उसे डॉन की दी हुई बुरी खबर सुनाकर चकनाचूर नहीं करना चाहता था। जल्द ही लक्ष्य, मैं उन्हें जल्द ही ढूंढ लूंगा। मैंने तुमसे वादा किया है। ठीक है सर, मुझे आप पर भरोसा है। आप टाइगर हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लक्ष्य मुस्कुराया और गेट खोलकर गाड़ी से बाहर निकल गया। अरे हाँ, एक और बात। जैसे ही लक्ष्य ने गेट खोलकर एक पैर बाहर रखा, तब अभिनव ने उसे फिर से रोक लिया। तुमने उस दिन जो कहा था उसका क्या मतलब था? उस दिन मतलब अरबाज ने मेरे साथ क्या किया वो? अभिनव ने हाँ में सिर हिलाया। ये देखकर लक्ष्य फिर से मुस्कुराया और बोला, अरबाज बहुत ही टेढ़ा आदमी है सर। उसने ये सब पहले से ही प्लान बना रखा था। उसके लिए काम करने वाले ज्यादातर लोग अपना काम जबरदस्ती कर रहे हैं। हम सभी की उसके पास अपनी अपनी कमजोरियां हैं। अरबाज जानता था कि वो क्या कर रहा है और इसीलिए वो हमें उससे मिलने नहीं देता। ज्यादातर लोग मजबूरी में काम कर रहे हैं, मतलब कुछ लोग अपनी इच्छा से भी काम कर रहे हैं उसके पास। सही बोला ना? डॉन ने पूछा। लक्ष्य ने सिर हिलाया। बिल्कुल, मुझे अब जाना होगा। अगर टाइम लिमिट क्रॉस हो गई तो जान पर बात आ जाएगी। तुम जा सकते हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि अरबाज मेरे लिए क्या जाल बिछा रहा होगा? अभिनव ने पूछा। लक्ष्य ने उसे एक पल के लिए देखा और फिर एक गहरी सांस लेते हुए कहा, वो आपके एक आदमी को आपके खिलाफ इस्तेमाल करने वाले हैं। शायद वो आपको जबरदस्ती फुसलाएंगे या धोखा देंगे, क्योंकि अरबाज ही वो है जो जानता है कि आप कैसे दिखते हो। सिर्फ उसे ही ये करना पड़ेगा। अभिनव ने उसकी बात समझकर हाँ में सिर हिलाया और फिर धीरे से कहा, ओके, तुम अब जा सकते हो। लक्ष्य थोड़ा सा झुका और फिर पलटकर जाने लगा। अभिनव ने भी उसे जाते देखकर अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वो उस एरिया से निकल गया। बॉस, अरबाज आपको क्या समझता है? वो आपको कैसे बाहर निकाल पाएगा? रंजन ने अचानक कहा। अभिनव ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा और फिर नजरें रोड पर लाते हुए जवाब दिया, उसके पास इसके लिए एक सही प्लान होगा। हमें उसकी ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए। लेकिन असल मुद्दे की बात यह है कि वो दिक्पाल की पूंछ बनकर बैठा है। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम में से दिक्पाल की कमजोरी कौन जाता है? जो कमजोरी उसमें ऊपर से दिखती है वो कहीं ना कहीं आपके जैसी है बॉस, डॉन ने कहा। अभिनव ने तुरंत उसकी ओर नजरें घुमा ली। तुम्हारा क्या मतलब है? डॉन हल्का सा घबरा गया
और उसने अपनी सफाई देते हुए कहा, मेरा मतलब जैसे आप अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान दुनिया के सामने नहीं ला रहे हो, वैसे ही दिक्पाल भी अपने बेटे की आइडेंटिटी छिपाए बैठा है। क्या? अभिनव चौंक गया। हाँ, कोई भी उसके बेटे को ना जानता है और ना ही किसी ने उसे देखा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दुनिया उसके बेटे को देखना भी चाहती है। बस दिक्पाल ही उसे पर्दे के पीछे रखकर कुछ तो करना चाह रहा है। वो जासूस भी हो सकता है जिसे आप ढूंढ रहे हो बॉस, रंजन ने जल्दी से कहा, जिसे सुनकर अभिनव एक पल के लिए सोच में पड़ गया और उसने कहा, और वो ढूंढ भी मुझे ही रहा है। शायद इसीलिए दिक्पाल अरबाज की खबर के लिए इतना उत्सुक है। आप लक्ष्य के बारे में क्या करने वाले हो? डॉन ने पूछा। अभिनव ने उसके सवाल को अनसुना करके उससे उल्टा अपना सवाल किया। मुझे दिक्पाल के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए। किस तरह का आदमी है वो, क्या करता है, क्या नहीं करता है, एवरीथिंग। पर बॉस, इस इन्फॉर्मेशन से हम क्या करेंगे? एक क्रिमिनल का बेटा अपने बाप की ही परछाई होता है डॉन। अभिनव धीरे से मुस्कुराया। हम दिक्पाल की इस कमजोरी का पता लगाएंगे और उसका उसके ही खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। सॉरी बॉस, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये थोड़ा इम्पॉसिबल है। मुझे गलत मत समझना, लेकिन हम आपको टाइगर के रूप में नहीं पहचान पाए तो दिक्पाल का बेटा तो बहुत दूर की बात है, डॉन ने हैरान होते हुए कहा। उसे मन ही मन थोड़ा डर भी लग रहा था। हाँ बॉस, डॉन सही कह रहा है। दिक्पाल के बेटे का पता लगाने का कोई तरीका ही नहीं है। इनफैक्ट हमें तो ये भी नहीं पता कि वो दिखता कैसे है। रंजन ने भी अपनी बात रखी। अभिनव उन दोनों को देखकर हल्का सा मुस्कुराया। किसने कहा कि मैं पता लगाने वाला हूँ? डॉन चौंक कर देखता रह गया। लेकिन आपने अभी तो कहा बॉस। डॉन, तुम्हें इस तरह देखकर तो कभी कभी लगता है कि तुम्हारा नाम डॉन नहीं, छोटा डॉन होना चाहिए था। खैर, मेरा मतलब ऐसा नहीं था। मैं ये बोल रहा हूँ कि हम दिक्पाल के बेटे को खुद ही सामने लाएंगे। डॉन पलक झपकाए हुए कंफ्यूजन में था। दिक्पाल के बेटे को खुद ही सामने लाएंगे? पर कैसे? जब रंजन को लगा कि मैं अरबाज के साथ मुसीबत में पड़ रहा हूँ तो उसने मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज कर दी थी। उसका बेटा भी ऐसा ही करेगा, अभिनव ने कहा। लेकिन बॉस, कहानी फिर वही अटकी हुई है। हम तो उसके बेटे को जानते तक नहीं, रंजन ने जोर देकर कहा। अभिनव ने एक बार सिर हिलाया और बोला, हम उसे भले ही ना जानते हो, लेकिन हम जानते हैं कि उसे कहाँ ढूंढना है। डॉन और रंजन एक दूसरे की ओर देखने लगे और फिर उन्होंने साथ में पूछा, कहाँ? अगर दिक्पाल का बेटा सच में शहर में है तो वो ऑब्वियसली अपने पिता के क्लब में भी जाएगा। इतना दिमाग तो तुम दोनों को लगा लेना चाहिए था। डॉन ने एक पल के लिए अभिनव की तरफ देखा और अचानक मुस्कुराया। अगर वो सच में अपने बाप की तरह है तो वो क्लब जाना तो बंद नहीं कर पाएगा, लेकिन उसके बाद भी हम उसे पकड़ेंगे कैसे बॉस? क्लब में तो बहुत सारे लोग आते हैं। वो तो ये बोल सकता है कि वो दिक्पाल का बेटा नहीं, सिर्फ एक कस्टमर है। अभिनव ने सिर हिलाया। अगर हम वहाँ टिके रह सकते हैं तो हमें कभी ना कभी तो पता चल जाएगा कि दिक्पाल का बेटा कौन है। इसीलिए मैं दिक्पाल के बारे में पूछ रहा था। अब बस ये उम्मीद करो कि वो अपने बाप जैसा ही हो। यही हमारा लास्ट ऑप्शन है। वैसे प्लान अच्छा है बॉस, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हम उसको ढूंढ लेंगे, रंजन ने सिर हिलाते हुए कहा। उसकी बात में डॉन ने भी आखिरकार सिर हिलाकर हामी भर ही दी। इसी वक्त अभिनव ने फिर से कहा, ठीक है, इस प्लान पर काम शुरू कर देते हैं। हालांकि उससे पहले हमें फिलहाल अरबाज का वो बेसमेंट देखना पड़ेगा। डॉन और रंजन की आंखें बड़ी हो गई। उन्हें लगा नहीं था कि अभिनव आज ही अरबाज के बेसमेंट में घुसने वाला था। क्या अभिनव अरबाज के बेसमेंट में जाकर टिक पाएगा? आखिर दिक्पाल अपने बेटे की आइडेंटिटी क्यों छुपा रहा था? क्या अरबाज अभिनव के खिलाफ चल रहे प्लान में कामयाब हो पाएगा या फिर वो फिर से अभिनव के सामने झुक जाएगा? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? जानने के लिए सुनते रहिए आगे।